हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, आज हो गई है 6 जून, जिसमें आज यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का आपका 6 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो गाइज, जिसमें कि जैसे कि हम जानते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं येस्टरडे यानी कि 5 जून से, जो कि आपके आपके 24 तारीख तक चलने वाले हैं, जिसके गाइज आपको एग्जाम एनालिसिस वीडियो इस चैनल पर देखने को डेली ही मिलेंगे। कल के गाइज कुछ ग्लिच के कारण वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, बट वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट। और हम डेफिनेटली 5 जून के आपके लिए सारे ही शिफ्टों के एग्जाम एनालिसिस वीडियोस जल्दी ही लेकर आएंगे चैनल पर अपलोड करने के लिए। जब तक के लिए आज इस वीडियो में हम 6 जून यानी कि आज का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। नॉट ओनली वी विल प्रोवाइड यू विद द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, बट ऑल्सो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे, सो दैट अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू आंसर दैट। ठीक है गाइज, क्योंकि हमें जैसे कि एब्रिविएशंस का रहता है, फुल फॉर्म्स का रहता है कि हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ कभी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि ओके दिस थिंग इज रिलेटेड टू दिस, और हमें उसके बारे में पता चलता है, और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है फिर हम उसको आंसर आराम से कर सकते हैं। So now let's quickly move into the video and look for the questions जो कि आज यानी कि 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट के आपके आरआरबी एनटीपीसी के साल 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों में से वो कैंडिडेट्स वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने आज का पेपर दिया है, तो प्लीज जरूर से कमेंट करके बताइएगा इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग। और अगर आप में से वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, वो भी जरूर से इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज इस तरह के जो जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज टॉप्ड द नीति आयोग फर्स्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इन 2025। आपको पूछा गया था कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है नीति आयोग का जो पहला फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 का हुआ था उसमें। तो गाइस, उसमें उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा इज दैट स्टेट जिसने उसको टॉप किया है। तो हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा लीड्स द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स विद द टॉप स्कोर ऑफ 67.8, एक्सेलिंग इन द डेट इंडेक्स। जो डेट इंडेक्स है वो है आपकी 99 की, और जो डेट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है वो है आपकी 64 की। एंड यस, उड़ीसा ने मेंटेन करा है लो फिस्कल डेफिसिट्स और एक स्ट्रॉन्ग डेट प्रोफाइल और एक हाई कैपिटल आउटले, जिसको हम जीएसडीपी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। सो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ हम बात करें उसी रिपोर्ट की बात। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश हिंदी मिक्स क्यों है, क्योंकि गाइस देयर आर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु कम्स टू अस एंड आस्क फॉर हिंदी वर्जन ऑफ द वीडियो। तो इसीलिए मैंने सोचा दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं, सो दैट इट हेल्प्स द कैंडिडेट्स जो कि हिंदी वर्जन में वीडियोस देखना चाहते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट जो लोग इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि नीति आयोग की जो पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर जारी करी गई थी, तो गाइस नई दिल्ली उसका करेक्ट आंसर है, आपको पता होना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किसने जारी की है, तो गाइस वो करी है 16th वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो ये दोनों नाम भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो नीति आयोग की जो पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट है, ये कहां और किसके द्वारा जारी करी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो ब्रह्मा ऑपरेशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था, वो किस कंट्री को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट करा था। सो गाइज, उसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। जो इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्रह्मा, वो म्यांमार का एक म्यांमार में एक अर्थक्वेक आया था, एक डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक आया था आई वुड से, क्योंकि उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, काफी ज्यादा तोड़फोड़ उस अर्थक्वेक के कारण हुई थी, क्योंकि काफी बहुत मैग्नीट्यूड के साथ वो आया था। एंड द मैग्नीट्यूड जो कि उस
अर्थक्वेक का था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक उसको स्केल पर जाना गया था कि 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसने पूरे ही कंट्री को, पूरे म्यांमार को हिला के रख दिया था, जिसमें कम से कम 1644 जो लाइव्स थी, वो भी उन्होंने काफी सैक्रिफाइस करी थी, क्योंकि काफी सारे लोग बिल्डिंग्स के नीचे आके दब गए थे, काफी मौत भी हुई थी। सो ऑलमोस्ट 1,500 कुछ लोगों की मौत भी हुई थी उस अर्थक्वेक में। सो ये काफी ज्यादा डेवेस्टेटिंग रहा था। सो म्यांमार को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने काफी ज्यादा रेस्क्यू टीम लेकर आया था, मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा था, और रिलीफ सप्लाईज भी दिए थे इंडिया से। एंड उस ऑपरेशन का नाम जो रखा गया था वो था ऑपरेशन ब्रह्मा। Okay, next question. Who was the Sultan of Delhi during the War of Mongols in 2000, 1299 to 1301? So 1299 से 1301 तक गाइस, उस समय में जो दिल्ली का सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान ही दिल्ली पर अटैक किया गया था मंगोल्स के द्वारा। उसका नाम वॉर ऑफ मंगोल्स, यानी कि मंगोलियन जो युद्ध था, वो रखा गया था। सो अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज हीटेड देन व्हाट हैपेंस। तो गाइज, कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है ना। और अलग अलग फिनोमिनन हो जाते हैं अलग अलग स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि अगर हम सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड में क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो इट रिसीव्स हीट टिल इट गेट्स मेल्ट। ठीक है, किसी सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो जब तक हीट एक्सेप्ट करेगा जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता। लिक्विड की अगर हम बात करें तो जो लिक्विड होता है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो हीट तब तक रिसीव करता है जब तक वो गैस नहीं बन जाता। तो जो ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हिसाब से उसकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, और जो हीटिंग प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो रेज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ चेंजेस इन मॉनसून। तो गाइज, मॉनसून में चेंजेस की काफी ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके चेंजेस के लिए, जो कि उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया का जो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन है वो बहुत ज्यादा वेदर इवेंट से ज्यादा वो होता है, इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हीट वेव्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, और हैवी रेनफॉल हो गई। उसके कारण काफी सारे क्लाइमेटिक चेंजेस वहां पे देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा मॉनसून चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। और साइंटिस्ट्स ने इन इवेंट्स को क्लाइमेट चेंज का नाम दिया है, क्योंकि इन क्लाइमेटिक चेंज के कारण ही वहां पर जो मॉनसून होता है उसमें चेंजेस अकर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोंद पेंटिंग कॉल्ड। तो गाइस, गोंद पेंटिंग जो होती है वो पट्टचित्र के नाम से जानी जाती है, तो पट्टचित्र इज द करेक्ट आंसर। और बात करें गोंद ट्राइबल पेंटिंग, जो कि गोंद पेंटिंग को गोंद ट्राइबल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो बेसिकली क्या होती है, वो एक वाइब्रेंट इंट्रिकेट फॉर्म होती है एक इंडिजीनियस आर्ट की, जो कि मध्य प्रदेश इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, जिसका वहां से उस चीज की शुरुआत हुई है, और वहां ही उसको काफी ज्यादा जाना जाता है। And it is deeply rooted in the cultural and spiritual traditions of the Gond community. Basically, it was started by the Gond community, जो कि गोंड आप कह सकते हैं, नॉट गोंद, इट्स गोंड कम्युनिटी, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं। और वो जो कम्युनिटी है, इट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स जो कि इंडिया में अभी के समय में मौजूद है। सो दैट इज ऑल अबाउट गोंद ट्राइबल पेंटिंग। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि जो इंडिया और भूटान बॉर्डर है, इट इज मार्क्ड बाय व्हाट। तो इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है, इट इज मार्क्ड बाय द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। सो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज कि जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं उसको हम किस और नाम से जानते हैं। सो गाइस, जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि कोंकण हो गया, करावली हो गया, और मलाबार हो गया। ओके, अगला है जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ प्रेजेंट है। सो इफ वी टॉक अबाउट द डेजर्ट नेशनल पार्क, तो वो जो नेशनल पार्क
राजस्थान की जो हमारी स्टेट है उसमें मौजूद है, उसको हम डेजर्ट नेशनल पार्क बोलते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड नियर द टाउन्स ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर। जो बाड़मेर और जैसलमेर के पास में आपको ये डेजर्ट नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स, जो कि कवर करता है एन एरिया ऑफ 3162 किलोमीटर्स। ठीक है, सो दैट्स अ लॉट इन द थार डेजर्ट। और जो सैंड ड्यून्स हैं वो भी वहां पर फॉर्म होते हैं। अराउंड 44% ऑफ दिस डेजर्ट पार्क जो है, इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय सैंड ड्यून्स। सो दैट इज ऑल अबाउट डेजर्ट नेशनल पार्क एंड इट इज रिलेटेड टू सैंड। Okay, next question. How many expressways line complete in 2025? So guys, 4 expressways हैं, जिनमें दिल्ली मुंबई जो कि टॉप पर है, अहमदाबाद धौलेरा और अमृतसर जामनगर, ये जो हैं इनका कंप्लीशन जो है हो चुका है मार्च 2023 तक। और 9 ऐसे हैं जो कि मार्च 2024 तक रेडी हो गए हैं। एंड इसके अलावा मार्च 2025 तक एक स्टेटस रिपोर्ट जो कि NHAI के द्वारा प्रिपेयर करी जाती है, जो कि नेशनल हाईवेज का सारा इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनके हिसाब से 9 और ग्रीनफील्ड हाईवेज जो हैं वो 2025 तक, मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाने की ऐसी उनके अकॉर्डिंग चीजें देखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सो गाइस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें p ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई होते हैं, और वो ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एलिमेंट हीलियम। ठीक है, क्योंकि p ब्लॉक ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे कैन ओनली होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने 6 ग्रुप्स में डाल रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स में उनको डाल रखा है, बिकॉज ईच कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। Okay, next question. Who won the Balbir Singh Senior Player of the Year Hockey India Male 2024 award? So it was won by Harmanpreet Singh. तो हरमनप्रीत सिंह को मार्च 2025 में इंडियन मेंस हॉकी टीम कैप्टन जो हैं उनको ये ऑनर दिया गया, और उनको ये हॉकी इंडिया बलबीर सिंह जो अवार्ड है, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड है फॉर प्लेयर ऑफ इंडिया 2024, इस अवार्ड के साथ नवाजा गया मेंस कैटेगरी में। और अगर हम बात करें कि ये हॉकी इंडिया 7th एनुअल अवार्ड्स कहाँ हुए थे, तो वो ली मेरिडियन कनॉट प्लेस में जो है न्यू दिल्ली में जो है वहां पर अनाउंस किए गए थे। Okay, next question. If someone terminate the citizenship of India, then what happens? तो guys, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट करवाना चाहता है बिकॉज वो किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसको अगर वो टर्मिनेट करता है देन व्हाट हैपेंस? तो गाइज वो 3 4 कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिर उसके बाद अपना जो राइट होता है उस पर खत्म कर देता है। दैट सिटीजन नो लॉन्गर हैव दैट राइट ओवर व्हाट। तो सबसे पहला तो वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं रहेगा, तो वो इंडिया में परमानेंटली नहीं रह सकता है। ठीक है, और इंडिया में अगर उसको परमानेंटली रहना है तो उसको वीजा होना चाहिए इन ऑर्डर टू लिव इन इंडिया। ठीक है, सबसे मेन चीज तो यही है। इसके बाद उसका जो पासपोर्ट होता है वो भी उससे ले लिया जाता है, और उसके बाद अगर हमारे जो इंडिया में इलेक्शंस जो होते हैं, जो उसके वोटिंग राइट्स होते हैं, वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं along with the termination of the citizenship of India। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फेस करना पड़ेगा if you lose the citizenship of India। Okay, next question. When was the special rights and privy purse enjoyed by the Indian princely states abolished? तो ये आपका 1971 में हुआ था। Okay, next question. Which title was given to Virat Kohli in IPL 2025? This is a very recent question because it has just happened. एंड जो विराट कोहली हैं उनको आईपीएल 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल दिया गया है। सो प्लेयर ऑफ द मैच। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो गाइस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रही है उसके जो मॉडरेट लीडर हैं
वो औरोबिंदो घोष नहीं रहे हैं। सो औरोबिंदो घोष इज द करेक्ट आंसर। Okay, guys, now because we are talking about Aurobindo Ghosh, so let me just tell you some important things related to him, क्योंकि हो सकता है moderate leaders से related और कोई question भी आपको आने वाली शिफ्टों में देखने को मिले। So guys, जो औरोबिंदो घोष हैं उनको father of Indian extremism के नाम से भी जाना जाता है, and he definitely was not a moderate leader, वो नहीं रहे थे Indian National Congress के। He was radical in their approaches. He wanted to inculcate pride in India's glorious culture to generate the spirit of nationalism की spirit को जगाने के लिए उन्होंने काफी सारी चीजें करी थी. One such thing was his, radical approach. और उसके अलावा he helped Indians to revive their national identity along with their other leaders. और जो बरेंद्र घोष थे जो कि औरोबिंदो के ब्रदर थे वो भी एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे और वो भी एक्टिव रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लेना। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखेगी। जो रेजिस्टेंस रेडेड एन आर्म्स डिपोट एट एलिपोर एंड वाज सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड अलोंग विद अरविंद घोष, तो ये चीजें जो हैं ये एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है एंड इट हैपेंड इन 1908। तो आप इस केस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना बिकॉज हो सकता है ये पूछ लिया जाए। जो पैसिव रेजिस्टेंस की जो थ्योरी है वो भी औरोबिंदो घोष के द्वारा ही प्रेजेंट की गई थी और इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइस ध्यान में रखना क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड और सावित्री, ये 2 ऐसी बुक हैं जो कि औरोबिंदो घोष ने लिखी थी। ओके गाइज, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे मॉडरेट लीडर्स हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहे हैं, तो उसमें टॉप करता है नाम दादा भाई नारोजी का। तो जो दादा भाई नारोजी थे, ही वाज अ पारसी रिफॉर्मर लीडर और वो एक प्रॉमिसिंग मॉडरेट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने कैलकाटा का जो सेशन हुआ था 1906 में, वो काफी ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसकी लीडरशिप उन्होंने ही करी थी और उस लीडरशिप के दौरान उनका जो मेन मुद्दा था उस पर्टिकुलर सेशन को करने वाला, वो था टू यूनाइट द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, उन सबको मिला दिया जाए। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी जैसे कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो उनकी ही किताब थी और उनके द्वारा लिखी गई थी, जिसको ड्रेन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ड्रेन थ्योरी के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी इनकी वो बुक, which actually was based on exposing the British economic policy and treatment towards India. ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हम गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो भी एक प्रोमिनेंट लीडर थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे और एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं, जिन्होंने काफी अच्छा लीडरशिप दिखाया है इंडिया की फ्रीडम में, जो मूवमेंट होते थे, फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट किए जाते थे उसमें। और उन्होंने सोशल एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए और इंडिया की जो फ्रीडम रही है उसके लिए काफी ज्यादा उन्होंने काम किया था, काफी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। 1899 और 1902 के समय में क्या हुआ था, वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके मेंबर बने थे और जो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर उन्होंने काम भी किया था फ्रॉम 1902 से लेके 1915, फिर 1915 में उनकी मौत हो गई थी। इंपेरियल लेजिस्लेचर पे उन्होंने की रोल प्ले किया था इन प्लेइंग व्हाट, इन प्लेइंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो कि 1909 में हुए थे। एंड इसके अलावा गाइस कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द सार्वजनिक सभा जर्नल जो कि गोविंद रानाडे ने शुरू करी थी। इसके अलावा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे साल 1905 में। बनारस का जो सेशन हुआ था उसमें 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स भी वहां पर उसके संस्थापक बने थे, खोला गया था। उन्होंने इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर जो हितावदा, जो पीपल्स पेपर के नाम से थे, ठीक है, काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था, वो उन्होंने ही स्टार्ट करा था। सो दीज आर सम ऑफ द की, आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गोपाल कृष्ण गोखले और उनकी लाइफ से रिलेटेड, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है। तो गाइज हैव अ लुक।
ओके इसके अलावा गाइज यहाँ पे फिरोज शाह मेहता के बारे में चीजें दे रखी हैं, जैसे ही वो भी एक मॉडरेट ग्रुप ऑफ इंडियन कांग्रेस के मेंबर थे एंड ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी उसमें भी उन्होंने प्रेसिडेंसी निभाई थी। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी वो मेंबर रहे हैं और एक पावरफुल डिबेटर थे, स्पीचेस अच्छी देते थे, उसमें उनकी बोल्डनेस, ल्यूसिडिटी, इंसाइसिवनेस और ये सब दिखाई देती थी। Okay, next question. Which religion adopted Kanishka, the king of Kushan dynasty? तो guys, बुद्ध religion ने accept किया था. What was the theme of Indian Navy Day 2024? So, Indian Navy Day साल 2024 का जो था उसकी theme रही थी strengthen power through innovation and indigenization. Okay, next question, guys. The cyclone war exercise was conducted between. तो जो cyclone war conduct हुआ था, it actually was conducted between India and Egypt. तो या इसका जो लास्ट एडिशन था वो इजिप्ट में हुआ था एंड इट हैपेंड इन जनवरी 2024. इट बेसिकली हैपेंस फॉर द रीजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस जो कि इंडिया और इजिप्ट एक्चुअली शेयर करता है, enhancing interoperability, joint operational capabilities and exchange of special warfare operational tactics. ये कुछ ऐसे objectives हैं जिसके लिए साइक्लोन वॉर एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है. Okay, next is when was Environment Protection Act implemented? तो guys, Environment Protection Act जो है ये 1986 में लेकर आया गया था और इसको मई 1986 में इनैक्ट करा गया था और इट वाज इम्प्लीमेंटेड एंड इट एक्चुअली केम इनटू फोर्स ऑन 19th of November 1986. तो इनैक्ट कब किया था? मई 1986 में, और आपका ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 में. तो ये दोनों ही चीज है, दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है. इसमें 26 सेक्शन है, 14 चैप्टर्स है. ओके अगला, व्हाट इज द टारगेट ऑफ इंडियाज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030? तो गाइज इंडियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है कि वो जो इंडिया की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो साल 2030 तक कितना अचीव कर लेगा, तो वो टारगेट रखा गया है 500 गीगावाट कि वो इंडिया की 500 गीगावाट, वो मतलब नॉन फॉसल सॉइल्स लगा के इतना कैपेसिटी, इतना इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे. सो 500 गीगावाट. ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज आर्टिकल 31B? तो आर्टिकल 31B जो है इट बेसिकली स्टेट्स की जो एक्ट्स होते हैं जो कि 9th शेड्यूल में प्रेजेंट हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं. ठीक है, they are inconsistent with the provisions laid down by the constitution or resist any decree or order will be left on the competent legislature to armed revoke or okay etc. Okay, next question. What is the percentage of poverty in India in the poverty index of 2023-24? So poverty index जो 2023-24 की रही थी उसके हिसाब से इंडिया में 4.9% poverty exist करती है अभी. So 4.9% is the correct answer. Okay, next question. What is related to Constitutional Amendment 105? So 105th जो amendment है Indian Constitution का officially उसको ये माना गया है, उस अमेंडमेंट को जो लेकर आया गया है वो इसीलिए लेकर आ गया और इसको 2021 में लेकर आया गया था in order to fix the authority of state governments to identify socially and educationally backward classes, यानी कि SEBCs जो हैं और हमारे जो अदर backward classes जो हैं उनको जो स्टेट अथॉरिटी है गवर्नमेंट की उसको फिक्स करने के लिए, और जो हमारे ये एसईबीसीज यानी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं और जो ओबीसीज के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लाया गया था ये 105th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021. Okay, next question. Where is Cannes Film Festival is organized, guys? I've heard a lot of people have started to pronounce it as Cannes, so I'm not really sure whether it's Cannes or it's Cannes, but you must know that I am talking about the Cannes Film Festival, which is organized in France. So, guys, France is the correct answer.
एंड 1932 में वेनिस में दुनिया के पहले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन हुआ था। सो 1932। ओके गाइज, इसके अलावा कुछ और ऐसे इंटरनेशनल फिल्म समारोहों की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स जो कि इंटरनेशनली सेलिब्रेट करी जाती हैं, उनके नाम मैं अब आपको बता देती हूँ, और वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो वी टॉक अबाउट वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यानी वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो होता है आपका वेनिस में। ठीक है, ट्राइबेका जो फिल्म फेस्टिवल होता है वो होता है आपका न्यूयॉर्क में। तो प्लीज ये अच्छे से याद करते चलना, बिकॉज यू नेवर नो, अगली शिफ्ट में आपको ट्राइबेका के बारे में ही पूछ लिया जाए। टॉर्मिना जो होता है वो होता है आपका सिसली इटली में। सनडांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है वो आपका होता है पार्क सिटी उटाह में। एस डब्ल्यू फिल्म फेस्टिवल जो होता है ये आपका ऑस्टिन टेक्सास में होता है। इसके अलावा बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका बर्लिन जर्मनी में देखने को मिलता है। टिफ का, इस टिफ भी काफी ज्यादा नोन है, पॉपुलर है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। जो टिफ फेस्टिवल है वो टोरंटो कनाडा में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। और लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो है आपका ये स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और वो कहाँ सेलिब्रेट करवाए जाते हैं, कहाँ ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। सो दे आर इम्पोर्टेंट, प्लीज अच्छे से याद रखना, बिकॉज आपसे पूछा जा सकता है। Okay, and the last question for today's video we have, which type of soil has the highest water holding capacity? तो guys, जो clay soil होती है ना, उसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है सारी सॉइल्स के मुताबिक कि वो काफी ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता है अपने अंदर। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर किसी सॉइल की सबसे ज्यादा है तो दैट इज क्ले सॉइल। सो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 6 जून के आपके आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, देन प्लीज डू लेट अस नो दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इसके अलावा इफ यू हैव एनीथिंग और एनीथिंग गोइंग ऑन इन योर हेड, तो प्लीज हमसे जरूर से शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जरूर से देखिएगा सारे ही वीडियोस, आपको प्रिपरेटरी वीडियोस भी चैनल पर मिलेंगे, और हमें बताते रहिएगा आपको किस दिन का एग्जाम एनालिसिस वीडियो चाहिए, किस शिफ्ट का चाहिए। थैंक यू सो मच।